सो अभी लास्ट सेशन में हमने एथिक्स पे बात करी कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं एथिक्स के। अब मैं आपको थोड़ा ऑप्शनल के बारे में बता देता हूँ, वहां पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके। ओके, ऑप्शनल सब्जेक्ट जनरल व्यू है ये ऑप्शनल का। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर्स जो होते हैं आपके, दे कैरी 150 वर्ड पर क्वेश्चन लिमिट, ये याद रखिएगा 150 वर्ड per question. Okay, and basically this 150 word limit for the short note section, short note section के लिए होता है। ओके, बट अब एक चीज याद रखिएगा, जो एक वेल प्रिपेयर्ड एस्पिरेंट होता है, he should be able to write more than 150 words on a given topic. Okay, so therefore the trick here is to learn how to compress, okay, how to compress 500 word answer to a 150 word। तो यहां पे ट्रिक ये है कि कैसे आपको 500 वर्ड के आंसर को कॉम्प्रेस करके 150 वर्ड में लिखना है, ये सबसे बड़ा ट्रिक होता है, ये याद रखिएगा। सो इफ इन ऑर्डर टू कॉम्प्रेस समथिंग, ओके, गेट टू द जिस्ट ऑफ इट फर्स्ट। तो सबसे पहले कुछ अगर आप कॉम्प्रेस कर रहे हैं, इस 500 वर्ड की आपको जिस्ट पता होनी चाहिए, मतलब समरी। ओके, जिस्ट पता होनी चाहिए, एंड द रूट आइडिया और इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी कॉस्ट। जो मेन आइडिया होगा आंसर का, उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर ओनली द पेरिफेरल अननेसेसरी थिंग्स और रिपीटेड थिंग्स। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द कॉमा क्रिएटिवली। समझ में आ रहा है? आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं ऐसी चीजों में। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं, दैट द बैटल ऑफ बक्सर, कॉमा 1764 was fought and won by Britishers. Then फिर कॉमा led by Hector Munro. Then फिर कॉमा लगाइए, who faced the combined armies of Mir Qasim, comma the Nawab of Bengal. Then semicolon the Nawab of Awadh and the Mughal Emperor Shah Alam. ओके, तो ये जो आप इसी इवेंट को आप 500 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 200 वर्ड्स, 300 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, बट आप कॉमा लगा लगा के उसको आपने क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिया 150 वर्ड्स में। सो इन दिस मैनर वी इग्नोर्ड द एग्जैक्ट डेट ऑफ बैटल ऑल्सो। तो एग्जैक्ट डेट हमने नहीं लिखी, एंड डेट लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, विच इज अननेसेसरी। ओके, the name of नवाब ऑफ अवध, वो भी हमने इग्नोर कर दिया, वो भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल थिंग है, जरूरी नहीं है। ओके, देन द डिस्क्रिप्शन और द लोकेशन ऑफ बक्सर, वो भी जरूरी नहीं है, अननेसेसरी है। तो इस तरीके से हमने जो अननेसेसरी चीजें, पेरिफेरल चीजें हैं, उनको इग्नोर कर दिया और हमने 500 वर्ड्स को 150 वर्ड्स में कर दिया। तो मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपके ऑप्शनल में जहां पे आपको उसके बारे में काफी सारी चीजें पता है, बट आपको शॉर्ट नोट में लिखना है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं इसको इतना कम कैसे लिखूं, तब आप उस जगह पे इस तरीके से कॉम्प्रेस करेंगे। समझ में आया आप सभी लोगों को? यस सर। कॉमा का यूज आपको इस जगह पे करना है। सौरभ, समझ में आया? मृन्मय, सर हेलो सर, आप क्या थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं 500 वर्ड से? 500 वर्ड से 150 वर्ड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको काफी सारा आता है, बट आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि अब इसको हम इतना कम कैसे लिखें, तब आप उसको कॉम्प्रेस करिए, वहां पे आप यूज करिए कॉमास, इन सब चीजों का। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया बैटल ऑफ बक्सर का।
सुल्ताना बेटा समझ में आया? हाँ सर। कीर्ति, हाँ सर। मृन्मय, यस सर। सौरभ समझ में आया? यस सर। ओके, मालविका बेटा आपको समझ में आया? हाँ सर। Okay, so the rest of the questions in the optional subject, ये याद रखिएगा, rest of the questions in your optional paper, they do not come with a word limit. Okay, the word count in this case can vary from 150 to 350 words. Okay, and it depends on various factors also. Your writing speed, your time management, and how much you can recall at a particular moment. Okay, so though the lack of predetermined word limit, it might look encouraging. Okay, so I would advise you against the filling up the entire provided space in your answer sheet. irrelevant information नहीं लिखेंगे, तो जैसे कुछ ज्यादा वर्ड लिमिट का है तो उसको आप कॉम्प्रेस करिए. ओके, एंड आंसर हमेशा आप टू द पॉइंट लिखेंगे, एंड डू राइट योर आंसर केयरफुली एंड कंफर्टेबली. ओके, डू राइट योर आंसर विदाउट एनी कंपल्शन. ओके, ऑन अडेयरिंग टू वर्ड और स्पेस लिमिट्स. ओके, ये याद रखिएगा. एंड दैट इज व्हाई दीज ट्रिक्स, ओके, व्हिच आर मेंशन्ड हियर, ओके, व्हिच आई हैव मेंशन्ड यू. ओके, आप देख सकते हैं ये जो ट्रिक्स हैं अभी मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीजें अभी आपको हेल्प करेंगी. ओके, पूरा चार्ट आपको ये हेल्प करेगा. तो दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू. ओके, एंड आई विल अश्योर यू, ओके, दैट यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल अगर आप इन ट्रिक्स पे फोकस करोगे और इन चीजों से स्टिक रहोगे. ये याद रखिएगा. ओके, तो ये बात थी ऑप्शनल सब्जेक्ट की. अनदर थिंग इज एस्से पेपर. अभी मैं यहां पे एस्से में डिस्कस कर रहा हूं वर्ड लिमिट का. एस्से पेपर, एस्से पेपर अब आपको पता है ओपिनियन बेस्ड होता है. ओके, दैट मींस पैराग्राफ. ओके, पैराग्राफ, एंड यू हैव टू राइट एस्से इन 1000 to 1200 वर्ड लिमिट. 1000 to 1200 वर्ड लिमिट होती है. ओके, ये याद रखिएगा. सो अब एक चीज याद रखिएगा, जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको शीट मिलती है, बुकलेट मिलती है, ओके, दैट प्रोवाइडेड यू टू राइट योर आंसर इन अ वेरी जनरस वे. ओके, सो यू शुड नॉट वरी ओवर लार्ज स्पेस. ओके, कि अगर बहुत ज्यादा स्पेस है तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना इस चीज पे फोकस करना, कितना भी स्पेस हो. ओके, ये याद रखिएगा. So writing a very good essay within a stipulated time or word limit, it is a very much possible, okay, that you should follow some basic rules which I will tell you now. Okay, so the first, तो basic rules क्या है essay को लिखने के लिए? पहली चीज brainstorming. Okay, then outlining. Okay, idea or argument. Okay, then placement and structuring. ये चीजें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एस्से के लिए. ओके, ये याद रखिएगा, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड जनरली द मोर प्रिपेयर्ड यू आर इन द जीएस पेपर्स, द मोर कंटेंट यू विल हैव फॉर योर एसे. जितना ज्यादा आप प्रिपेयर होंगे अपने जीएस पेपर के लिए, उतना ही ज्यादा कंटेंट होगा एसे के लिए आपके पास. ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना, एस्से के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी है. जीएस पेपर को खूब स्ट्रांग बना लो, तुम्हारा एस्से अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा.
जीएस जितना ज्यादा तुम्हारा स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास एस्से का मटेरियल होगा। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को ये चीज? हाँ सर। ओके, अपने जीएस पेपर को खूब स्ट्रांग बनाओ, ओके, ताकि तुम्हारा एस्से पेपर खूब मजबूत हो जाए। और ये याद रखिएगा, आपके मेंस में नंबर जो पेपर बनाएंगे, मेरिट जो बनाएंगे, वो है एस्से, ऑप्शनल एंड एथिक्स। आपका रैंक यहां से डिसाइड होगा, जीएस से आपके पेपर डिसाइड नहीं होंगे। ओके, ये याद रखिएगा, 4 जीएस, एथिक्स भी आपका जीएस पेपर 4 है, बट एथिक्स भी पेपर में आप नंबर अचीव कर सकते हैं जितना अच्छा आपका ओपिनियन होगा। बट इस पेपर को लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और गलती वहीं पे होती है। इन 3 जीएस में आपके सेम नंबर आएंगे, 90 टू 110 के बीच में। ऐसे अगर आपके 140 के आसपास आ गए, क्या कहने, ऑप्शनल में आप 300 प्लस ले आए, कट ऑफ आपकी यहीं से बन जाएगी। 440 तो आपके यहीं से आ गए, एथिक्स में आप ले आए 110 नंबर, और बाकी एक अगर एवरेज मान लें, 3 आपके जीएस में 90 आ गए। ओके, तो 270 मार्क्स यहीं से बन गए, आपकी कट ऑफ तो निकल जाएगी, 700 तो यहीं पे हो रहा है आपका। ओके, तो आपका 820 मार्क्स यहीं पे आ गए, और ये आपका 820 निकल गया आपका मेंस पेपर। है ही नहीं, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं आपके लिए। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको किसको कितना टाइम देना है। इस पे आप इन 3 जीएस, ये जो 3 जीएस आप पढ़ते हैं ना, पढ़िए, बट सिर्फ स्टिक रहिए सिलेबस जितना ही, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें नहीं आता होगा 5 क्वेश्चन से ज्यादा मेंस में, इतना पढ़ लो ताकि अवेयर हो जाओ चीजों के बारे में, प्रीलिम्स निकल जाए, और मेंस में तो तुम फिर काम कर ही लोगे जहां पे ये तुम्हें आंसर राइटिंग समझ में आ गया। एवरेज नंबर कम से कम 90 तो आ ही जाएंगे, और सभी को 100 के आसपास तो मिल ही जाता है, 105 इतना आ गया ना। अगर 105 तो 300 मार्क्स यहां से। फोकस किस पे करो, ऑप्शनल पे, एस्से पे, जो नेग्लेक्ट करते हो, एथिक्स पे, इन 3 चीजों पे फोकस कर लोगे और इनको बैलेंस करके चलोगे, यूपीएससी में मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। समझ आ गया आप सभी लोगों को? सर आपने बोला था ना जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने और क्या नहीं लिखे सर दूसरे क्वेश्चन, बाकी जो 15 क्वेश्चन है? बाकी के जो 15 क्वेश्चन आपने बोला ना जैसे कि हम लोगों को 5 से ज्यादा हम लोग नहीं लिख सकते बिकॉज हमको आएगा ही नहीं वो। हाँ, तो बाकी क्वेश्चंस का क्या? बाकी क्वेश्चंस आपको आते नहीं होंगे, बट आपने अवेयरनेस जरूर होगी, आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा, तो उस अवेयरनेस के बेसिस पे आपको अपना मेंस आंसर राइटिंग आर्ट दिखाना है। ओके, ताकि मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कीवर्ड्स आपको पता है, फैक्ट है, ओपिनियन है, आपको पता है, तो आप उस बेसिस पे जो भी आपको अवेयरनेस है उस वे में स्ट्रक्चर बस आपको करना है आंसर को। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ऐसे क्वेश्चंस को तो ज्यादा लिखना, ज्यादा वर्ड लिमिट से टाइम वेस्ट नहीं करना है ना सर। ज्यादा वर्ड लिमिट आपको लिखना ही नहीं है, विद इन वर्ड लिमिट में लिखिए, और आपको एक एवरेज नंबर एग्जामिनर दे देगा, 90 से 100 के बीच में आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। तुम्हें फोकस किस पे करना है, फोकस एस्से पे करना है। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लोग मैथ्स में 400 ले आते हैं, जीएस में अगर उनके 70-80 नंबर भी आए फिर भी उनका निकल जाता है। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर तुम्हें यही दिलवाएगा, ऑप्शनल, एथिक्स और एस्से। समझ में आ रहा है सौरभ? यस सर। सर ऐसे के जो टॉपिक्स है क्या करें सर, हम लोग पीएसआईआर जो हम लोग के ऑप्शनल रिलेटेड टॉपिक्स है उसी पे ही ज्यादा ध्यान दें, या फिर जो दूसरे टॉपिक्स है उस पर भी ध्यान दें? पीएसआईआर पे तो ध्यान दो ही, ठीक है, कोटेशंस पे भी ध्यान दो। पहला सेक्शन एस्से का होता है कोटेशन बेस्ड,
और वो टफ Yes, होता वही है, बोल लोग कोटेशन समझ नहीं पाते हैं। और चलिए कोटेशन वही बेस बोल रहा हूँ। तुम्हारा तैयार हो जाता है कहां से? एथिक्स से, एथिक्स ठीक है, एंड पीएसआईआर से, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, इन सबके ही कोटेशंस आते हैं। यस ओके, यहां से तैयार हो जाता यस है। दूसरा पार्ट तो ऐसे के लिए कुछ नहीं करना है, तुम जितना जीएस के लिए पढ़ रहे हो वही पढ़ो, उसी में से ऐसे आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सौरभ? यस सर। सर 2020 में ही सेक्शन 1 में ए में चारों के हाँ चारों मतलब वैसे ही था, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, उसके बाद लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। तो ऐसा मतलब ओपन एंडेड सा ही था, लेकिन इसको स्ट्रक्चर बना के क्या क्या डाले हाँ, मैं क्योंकि वही तो सेक्शन कह बी रहा मुझे हूं, इजा लगा, लेकिन आपको सेक्शन मैं ए एक मुझे चीज थोड़ा बताता टफ हूं, लगा। द फादर इज द बॉय ऑफ मैन। इसका मतलब समझ में आया? द फादर इज द बॉय ऑफ। कोटेशन गिवन बाय विलियम शेक्सपियर, सेम कोटेशन सेक्शन ए में पूछ दिया गया, एस्से में सेम कोटेशन। प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा 10 साल के, कोटेशन वाला जो आता है ऐसे ही आता है। और तो ये कोटेशन का तो कर, और ये किससे रिलेटेड था? सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो जब भी तुम कुछ टॉपिक पढ़ो ना जीएस में, तुरंत उससे रिलेटेड गूगल पे कोटेशन सर्च कर लो और उस टॉपिक में लिख लो जीएस के। पहला चीज, जब भी तुम जीएस का आंसर लिखोगे तो तुम्हारे पास एक वैल्यू एडेड पॉइंट होगा कि तुम कोटेशन भी दे रहे हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। एस्से में कोटेशंस का यूज कर सकते हो, और एस्से में ही कोटेशन सेक्शन भी आता है, उसमें भी तुम्हें काफी हेल्प मिलेगा। समझ में आ रहा है? सर आप थोड़ा सा कोटेशन वाला थोड़ा सा समझा दीजिए, माने कैसे इसको माने हम लोग लिखे, माने रिकॉर्ड करें, माने लिखे और एग्जाम में कैसे याद देखिए, रखें सर। इसको लिखने का तरीका वही है, सेम आंसर राइटिंग का। इसको कैसे पढ़ना है तो वो एक ही चीज है, मैंने हाँ आपको बताया, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अब तुम लोग देखते होगे, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे, द हिंदू में भी आपका एक जो 2 पन्ने का न्यूज़पेपर आता है, उसमें आप देखते हो बिजनेस सेक्शन में रतन टाटा अंबानी, वो लोग एक मोटिवेशनल कोटेशन लिखते हैं, देखा है आप लोगों ने? यस सर। कोई स्पोर्ट्स स्टार होता है वो भी कोटेशन लिखता है, यूपीएससी वही कोटेशन पूछ देती है आपसे ऐसे में, समझाओ। तो आई मीन इंडियंस के माने इनके क्या चीज? माने इन लोगों के भी पूछ लेते सर। पूछ लेते हैं। यूपीएससी जिस दिन आपका मेंस पेपर लेती है, उसी दिन से यूपीएससी दूसरे साल का मेंस पेपर बनाने के लिए बैठ जाती है, और 1 साल लेती है मेंस पेपर बनाने के लिए, और 1 साल में वो पूरा रिसर्च करते हैं। ठीक है? और यूपीएससी का पेपर प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे दूंगा, 100 कोटेशन एस्से की किताब पढ़ लेना, वो हेल्प कर जाएगा। समझ में आ रहा है सौरभ? यस सर। 100 कोटेशंस है उसमें। ओके मैंने न्यूज़पेपर से निकाल निकाल के ही वो कोटेशंस लिखे हैं, पढ़ लेना, वो हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग माय ठीक पॉइंट है तो दिलराज? यस सर, बट इसको स्क्रैच कैसे करें, मतलब 1000 1200 इतना लंबा कैसे करें? इलस्ट्रेट कैसे करें सर इसको? मैं बताऊंगा, मैं अभी आपको जब ऐसे राइटिंग बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। अभी ओके सर। यहाँ पे बस इतना ओके समझ लीजिए कि ऐसे में ये सारी चीजें होती हैं, आपको लिखना कैसे स्कोर करना है।
वो मैं पूरा एसे राइटिंग का पूरा एक सेपरेट सेशन लूंगा। ओके, एनेक्डोट क्या होता है, कि स्टोरी कैसे लिखनी है, या न्यूज़पेपर का कंटेंट कैसे लिखना है, एक एक चीज बताऊंगा। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों पे फोकस बहुत जरूरी है, एसे, ऑप्शनल, एथिक्स। जीएस के पीछे भागो, बट इतना मत भागो क्योंकि वो उतना ही नंबर देगा, चाहे तुम कितना भी पढ़ लो। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारे नंबर 90 से 100 के बीच, 110 के बीच में ही आएंगे। तो वही टाइम जो तुम जीएस में बहुत ज्यादा डिवोट कर रहे हो, वो तुम लगा दो थोड़ा एसे में, ऑप्शनल में, एथिक्स में, तुम्हारी कट ऑफ बन जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को ये? यस सर। ये याद सर आप रखिए। थोड़ा सा वो सर अवेयरनेस जो क्वेश्चंस है आपने जो बोले उसको कैसे लिखे, थोड़ा सा आप थोड़ा सा डीपली बोल दीजिए ना सर। कौन से क्वेश्चंस? अवेयरनेस, जो अवेयरनेस के ऊपर में आते हैं क्वेश्चंस, जो वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चंस जो अवेयरनेस के ऊपर में जो स्टूडेंट्स को कैंडिडेट को लिखने पड़ते हैं उसके बारे में। देखो, अवेयरनेस में क्या होता है, अवेयरनेस में मान लीजिए कि बहुत सारे इश्यूज आपके सोशल इश्यूज होते हैं। ओके, सोशल इश्यूज होते हैं। अब जैसे आ रहा है कि कोरोना के टाइम में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, और न्यूज आपने देखी, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि यूपी के बलिया शहर में हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया अपनी वाइफ के ऊपर, और वाइफ ने केस कर दिया। तो आप वो न्यूज नहीं पढ़ते हो, और वो न्यूज रेलिवेंट भी नहीं होती है। ओके, बट यूपीएससी क्या करती है कि सोशल इश्यूज में वो न्यूज में नहीं पूछेगी, वो ऐसे ही क्वेश्चन डाल देगी कि रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे आए, ओके, एंड गवर्नमेंट ट्राई कर रही है एक्ट लाने का, बट वो एक्ट पास नहीं हो रहा है। तो ये चीज है जो आपके पीआईबी में आती है, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ओके, तो आप और जो अपोजिशन है वो उस बिल को क्रिटिसाइज कर रहा है, ये सारी चीजें आती। तो आप इन चीजों को पढ़ते नहीं हो, बट आपने इन चीजों के बारे में सुना होता है कि हाँ ये इस चीज के ऊपर है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, ये ऐसा ऐसा केस आया था। अब जब वही क्वेश्चन अब मेंस एग्जाम में आता है, ओके, मेंस एग्जामिनेशन में, तब आप लोग क्या सोचते हो कि ये तो पता नहीं कहां से आ गया। तब आपको बट एक चीज ध्यान होती है, अच्छा वो केस आया था, वो केस आपको समझ में आया होता है, और मेंस का आपको कीवर्ड पता होता है कि ये इश्यूज चल रहे हैं, अभी रिसेंटली ऐसा एक केस हुआ था न्यूज़पेपर में, तो उस बेसिस पे आप पूरी कहानी लिख देते हो। तो उस क्वेश्चन में आपको 15 में से, सॉरी 12.5 में से ज्यादा नहीं, फिर भी आपको 5 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये 5 to 6 क्यों मिलेंगे? आपके कंटेंट के नहीं मिलेंगे, आपके प्रेजेंटेशन के मिलेंगे, आपकी आंसर राइटिंग आर्ट के, कि आपने क्वेश्चन को समझ लिया, कीवर्ड क्या बोल रहा है, उस चीज के मिलेंगे। अब मान लो तुम डीएम हो, अब डीएम हो, एकदम से प्राइम मिनिस्टर आ गए तुम्हारे और पूछा उन्होंने कि तुम्हारे यहाँ ये क्यों, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हें पता नहीं है। ओके, तुम सोचोगे, तुम अवेयर हो कि परसों अच्छा ये केस आया था कि थोड़ा एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर में प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो तुम सेक्टर वाइज बोलोगे, तुम ये नहीं बोलोगे हेल्थ सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, इस चीज की कमी है। ओके, तो ये तुम्हारा दिखाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंटेशन। समझ में आया सौरभ? यस सर। समझ में आया कैसे आपको करना है? यस सर। ओके, तो ये चीजें पढ़िए, इंपॉर्टेंट, बट नजर हर चीज पे होनी चाहिए। पढ़िए इंपॉर्टेंट चीज, नजर हर चीज पे रखो। समझ में आ रहा है? यस। ओके, तो अब ऐसे अगर जैसे आपको लिखना है, मैं आपको ऐसे के बारे में बता रहा था। ओके,
कि पैराग्राफ्स एंड ऑल इन सब चीजों में लिखो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो जितना ज्यादा आप प्रिपेयर्ड होंगे अपने जीएस पेपर के लिए, उतना ही ज्यादा आपके पास कंटेंट होगा एसए के लिए, ये याद रखिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट चूज अ टॉपिक फॉर द एसए ओनली बिकॉज इट लुक्स एक्सोटिक और इंप्रेसिव। इसलिए टॉपिक मत चूज करिए। 4 एसए होंगे, उसमें से वो टॉपिक लीजिए, ओके, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ये नहीं कि ये इंप्रेसिव टॉपिक है, एग्जामिनर को दिखाना चाहिए कि मैं ये लिख रहा हूं। तुम अपनी जिंदगी के साथ खेलवाड़ करोगे, एग्जामिनर कुछ नहीं देखेगा, तुम अपनी जिंदगी के साथ खेल जाओगे उस दिन। सो चूज अ टॉपिक दैट इज मोस्ट कंफर्टेबल टू यू and on which you can recall many interesting things. Okay, मान लीजिए डिजिटल एजुकेशन पे आया, डिजिटल एजुकेशन। अब इसके अगर तुम इश्यूज लिख रहे हो तो तुम इसमें एनेक्डोट लिख सकते हो, एनेक्डोट, कहानी लिख दो। ओके, दैट सपोज एक रोहित नाम का लड़का था, गांव में रहता था, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी थी नहीं, ओके, और ज्योग्राफी उस विलेज की अच्छी थी नहीं, तो वो प्रिपरेशन करने के लिए कहां आया, गुवाहाटी आया। वहां पे उसे डिजिटल कनेक्टिविटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इससे उसका डिजिटल एम्पावरमेंट हुआ। अगर तुम ऐसी रियल लाइफ की कहानी लिखोगे ना, मैं बता रहा हूं कि आपको 140 से कम मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसी को हम बोलते हैं एस्से में एनेक्डोट, स्टोरी लिखना। सर जैसे एनसीईआरटीज में जो बहुत सारे स्टोरीज देके समझाने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वो जो देते हैं, एनेक्डोट वैसे होते हैं, उनसे सीखिए। हाँ। एनसीईआरटी यही चीज तो सिखाती है आपको, यस एनेक्डोट होते हैं। एंड एनेक्डोट इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन इन द एस्से। एनसीईआरटी में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स की यस उठा लीजिए, किसी की भी उठा लीजिए, यस आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसको हम एनेक्डोट बोलते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? यस सर। दिलराज, यस सर। तो ये चीज एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है ना जो आपको पूरा ज्ञान देती है यूपीएससी का, बस देरी है तो समझने की। ओके, समझने की बस देरी है। कीर्ति बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये चीज याद रखिए, चूज टॉपिक दैट इज मोर कंफर्टेबल टू यू, on which you can recall many interesting things. You can develop the most vivid dimensions, and ultimately a good essay on an average topic is likely to fetch more marks than a bad essay on an exotic topic. तो टॉपिक ऐसा लीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, ये याद रखिएगा। ओके, ये सबसे जरूरी चीज है। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, जो दिलराज ने अभी बताया था कि प्रॉब्लम आ रहा है सर टाइम मैनेजमेंट का। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं बता देता हूं। टाइम मैनेजमेंट इन मेंस एग्जामिनेशन हॉल। ओके, नाउ अब टाइम कैसे मैनेज करें while you are writing the mains examination? Okay, that means you know how to allocate the right amount of time to each questions so that you can complete all the questions within 3 hours. Okay, and there are 3 rules of thumb. Okay, 3 rules of thumb for time management. Okay, पहला जो रूल है टाइम मैनेजमेंट का, समझ लीजिएगा, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, यस, गो विद द फ्लो while you are writing and thinking. And the most important thing, learn to trust yourself कि तुम जो भी लिख रहे हो सही लिख रहे हो। learn to trust yourself.
and do not indulge in self doubt. Okay, like you are unable to decide whether to write a particular thing or not. इस चीज में टाइम वेस्ट मत करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है एस्पिरेंट की, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं whether to write or not. So go with the flow while you are writing and thinking, and learn to trust yourself. Okay, so do not indulge in self doubt. This is the first thing. Second thing, second rule, okay, write in a language that naturally comes to you. Okay, so write in a language that naturally comes to you. That means do not use forced made up writing styles. Writing styles मत बनाना, और ये मत सोचना कि ये बहुत ही ज्यादा लेमन हो गया, नो, कि यहां पे और अच्छा वोकैबुलरी ऐड कर दूं, नो, जो भी नेचुरली आपको समझ में आ रहा है, जो भी लैंग्वेज आ रही है उसमें लिखते जाओ. अगर ज्यादा सोचोगे कि इसको और अच्छा दिखाना है, पीएचडी की थीसिस दिखनी चाहिए, नो. आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको सिर्फ रिसर्चर्स को नहीं समझाना है, आपको कॉमन पीपल को भी समझाना है, आम जनता. सो यू शुड यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ताकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए. दूसरी चीज यही है. और राइटिंग मत चेंज करो, राइटिंग स्टाइल्स बिल्कुल मत बदलना. ओके, एंड तीसरी चीज जो है, डू नॉट गेट स्टक विद वन क्वेश्चन. Do not get stuck with one question. Yes, if you, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, then temporarily leave the question that you are unable to write at a particular moment and move on to the next question. Okay, and come back to the difficult question when you get the opportunity to do so. पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें 5-6 क्वेश्चंस आते हैं, और फिर बाकी 15 क्वेश्चन में तुम डिफरेंशिएट कर लो कि पहले ये उससे थोड़ा इजी है, ये मैं अभी जल्दी कर सकता हूं, इस तरीके से करना. ओके, तो ये चीज तुम कैसे बनाओगे अपने अंदर? सो ये सारी चीजें आपके अंदर बनेंगी विद प्रैक्टिस. सो विद प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू मास्टर द टाइम मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन. ओके, ये याद रखिएगा. So that means always stick to the word limit, develop a good writing speed, try to consume as less personal time as possible in the examination hall. Okay, and this drinking water, going to the washroom, changing pens, imagining how others are faring, okay, all these things qualify as a personal time. So do not try to reach परफेक्शन विद योर आंसर. कभी भी परफेक्शन के लिए मत जाना यूपीएससी में आंसर्स के लिए. ओके, डू नॉट ट्राई टू रीच परफेक्शन विद योर आंसर्स, बिकॉज द मेन एग्जामिनेशन इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर सच परफेक्शन थिंग्स. इंस्टेड ट्राई टू कंसिस्टेंटली मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. परफेक्शन मत लाओ, क्वालिटी को इंप्रूव करना बस मेंस में, ये याद रखना. परफेक्शन पे जाओगे तो मेंस पूरा खराब हो जाएगा, निकलेगा भी नहीं मेंस तुम्हारा. ओके, सो कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन राइटिंग वन एक्सीलेंट आंसर. ओके, तो कंसिस्टेंसी की जरूरत है इन सभी चीजों में. कंसिस्टेंसी, परफेक्शन की जरूरत नहीं है हमें. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. बिल्कुल भी परफेक्शन के लिए मत जाना. दिलराज, समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, बस ये समझना कि वो जो 3 घंटे मिले हैं, आज तुम यहां पे अपना प्रेजेंटेशन
रोज से और बेहतर कैसे कर सकते हो, बस ये समझना, और कुछ नहीं करना है। कीर्ति बेटा समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। मालविका बेटा समझ में आया? हाँ सर। सुल्ताना? हाँ सर। शिवानी? हाँ सर। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो अब ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूं। कितने लोगों को 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए या हाफ एन आवर का चाहिए, मुझे बता सकते हैं। अगर 5 मिनट्स का चाहिए तो आपको 5 मिनट्स के बाद मिल जाएगा, क्योंकि अभी राइटिंग सेशन चलेगा थोड़ा लंबा। सर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर? यस सर। ओके, तो हम मिलते हैं अब 12:30 पे। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके, सर 12:30 पे सभी लोग रेडी रहिएगा, आगे का सेशन कंटिन्यू होगा। ओके, सो तब तक आप लोग रिफ्रेश हो लीजिए और 12:30 पे हम सभी मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।